पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया, पिछले क्लास में लेजर किरणें के दो प्रमुख विशेषताओं को लिखे। लेजर लाइट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले वीडियो है उसमें मैंने आपको लेजर लाइट पढ़ाया। देखो यहाँ पे क्या पूछ दिया, आपका लेजर लाइट पूछ दिया। मेरा पढ़ा हुआ बिल्कुल टारगेट पे जाता है। हालांकि देखिए डी बोरली तरंग यानी कितनी बार पूछा कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक का मान इतना दिया। इस तरह से इससे पिछले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं, है ना। विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ये वाला पीछे वाला मैंने पढ़ा चुका है। जो हम जो पढ़ा रहे हैं किस तरह से डायरेक्टली टारगेट करके बोर्ड लगता है कि हमसे पूछ के क्वेश्चन बनाए, आपके सामने दिखा हूँ, एक प्रूफ है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। हम लोग को जो चल रहा था मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव चल रहा था, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में 50 तक सॉल्व किए थे। अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे 50 से लेकर 70 तक, ठीक है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को एक करके। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेनेल दूरी, ठीक है, फ्रेनेल दूरी Fz का मान है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, तो ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है आपका जो इसमें ऑप्टिक्स में मिलेगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि आपका जेड एफ, आपका जो जेड एफ है ना, ये स्क्वायर अपॉन लैम्डा होता है। इसका क्या, ये बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या हम लोग बात करें, अगर ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, इस पर कोई सॉल्व करने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो समझना भी होगा और आपको बनाना ही पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्टिक्स जब पढ़ा रहे थे उससे बता चुके थे, ठीक है। पहले ये कह रहा है कि देखो ये कांच का पट्टिका पर प्रकाश किरणें 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, यानी कि आपतन कोण कितना हो जाएगा, कोण आई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत है, परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर क्या आपका लंबवत है ना, तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यानी कि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत है, यानी कि दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री, यानी कि कोण आर प्लस कोण आई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर का वैल्यू निकालते हैं तो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग घटा तो आर का वैल्यू कितना डिग्री आएगा आपका 30 डिग्री, यानी कि कोण आई का मान आर का मान मालूम हो गया, ठीक है। आई का वैल्यू 60 डिग्री और आर का वैल्यू 30 डिग्री। अगर हम इसको अब अपवर्तन ज्ञात करने के लिए लगा दे तो एक सिंपल फॉर्मूला पढ़े थे, म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, स्नेल के नियम से पढ़े थे, साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है। उसी पदार्थ को ज्ञात करना होगा, ठीक। अब किसी का सापेक्ष में नहीं पता, सापेक्ष लगाने का आवश्यकता नहीं है, रिलेटिव लगाने का आवश्यकता नहीं है। तो साइन आई मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। साइन आर मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता √3/2 है ना, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता 1/2। तो अगर बात करें यहाँ पे 2 आप नीचे से कट रहा है अगर, ठीक है, ये अगर कट रहा है तो क्या बच रहा है आपके पास, √3, यानी कि अपवर्तन का मान म्यू बराबर कितना है बोलो, √3। जैसे √3 है ऑप्शन में √3, तो बी नंबर क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, बी नंबर मार दीजिए। बी नंबर इसका क्या है, एक पर राइट आंसर है, तो बी नंबर आप लोग मार लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 53 नंबर का देखिएगा, है ना। W कार्यफलन वाली धातु पर, ठीक है, W कार्यफलन वाली धातु पर, ठीक है, न्यू आवृत्ति वाले प्रकाश आपतित होती है, तो उत्सर्जन फोटोन इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होगा, महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होगा। हम लोग समझते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी किसी धातु में प्रकाश को डालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना, W दिया हुआ। और जो एनर्जी हम लोग देते हैं वो 2 भाग में टूट जाता है, ठीक है। जैसे एनर्जी अगर दिया, ठीक है, एनर्जी अगर दिया तो एनर्जी कितना भाग में टूट जाएगा आपका, एक वर्क फंक्शन है इसमें, है ना। और बाकी जो एनर्जी बचेगा एच में बचेगा, तो यहाँ पे आपका एच नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है, 2 भाग में बांट गया। एक तो इलेक्ट्रॉन पास काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, हमको ज्ञात क्या करने वाला, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना, यही बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली। अब ऑप्शन में ये देकर इसीलिए रहते हैं। अब हमको ये बोलना है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे यार प्रकाश डालते हैं तो एच में ऊर्जा तो दे दिया, ऊर्जा तो दे दिए। अब एच ऊर्जा जब हम दिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले क्या कर लेगा, बाहर निकालेगा, तो बाहर निकालने कितना कार्य करना पड़ेगा, W।
उसके बाद उसके पास जो ऊर्जा बचेगा वो क्या आपका के यानी काइनेटिक एनर्जी बचेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी याद करना, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब के बराबर कितना बचेगा, एच म्यू माइनस डब्ल्यू, एच म्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे इसको ई बोल दे या के ई बोल दे, बात एक ही है ना। तो इसका एच न्यू माइनस क्या है आपका डब्ल्यू हो जाएगा। ये सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी ब्रोगली थ्योरी में पढ़ा चुके थे है ना, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे देख सकते हैं, ठीक है, आइंस्टीन समीकरण वाला, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये देख लेना। यहाँ आपसे क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछेगा, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहे थे तभी मैं बताया था कि उसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा, पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया कितना टफ है, ये सब क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कितना आसान है देख सकते हैं। मैं बोला था कि सब क्वेश्चन आएगा जब मैंने पढ़ाए थे, तो क्या बोल रहा है, जबकि बिहार सरकार द्वारा इस चीज को क्या किया प्रोवाइड किया, तब समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कितना आसान है, हम डायरेक्टली बना सकते हैं। बोले कि निम्न में से कौन सा फोटोन का संवेग हो सकता है, संवेग का व्यंजक हो सकता है। तो संवेग हम लोग पी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग लेमडा बराबर डायरेक्टली डी बोले थे, लेमडा बराबर क्या पढ़े थे, याद है किसी को, याद नहीं है तो आप देख लीजिए, पी बाई एच, लेमडा बराबर क्या पी बाई एच। लेमडा क्या आपका फोटोन का तरंग दैर्ध्य है, और एच क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.25 जूल सेकंड है, और पी क्या आपका मोमेंटम है या संवेग है किसका, फोटोन का। तो पी को यहाँ लेके आ जाते हैं और वहां उसको वहां भेज देते हैं, तो कितना आएगा ये, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा, ये मोमेंटम, ये किसका मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम है या फोटोन का संवेग है, ठीक है, संवेग है ये, संवेग पी बराबर कितना आपका एच बाई लेमडा। तो इसका कौन सा आंसर आएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलो 4 नंबर सही हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के लिए बोर अस्थायी कक्षा का त्रिज्या r है, तो द्वितीय कक्षा त्रिज्या क्या है, ठीक है, द्वितीय कक्षा त्रिज्या क्या है। तो हाइड्रोजन की बात करेगा तो वहां पे जो ये था r था, यहाँ पे आर एन का क्या था, स्क्वायर का समानुपाती था, ये कहीं आपको लिखा चुके थे, ठीक है, एटम वाला चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में हम लोग तो वहां पे ये वाला लिख चुके थे। अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि जो है एक अस्थायी कक्षा आर है, तो उसका द्वितीय कक्षा का त्रिज्या क्या होगा, उसका द्वितीय कक्षा का त्रिज्या क्या होगा। तो बहुत आसान सवाल है, जैसे आपका अस्थायी कक्षा आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट आर नोट अगर लेते हैं तो अगला कितना हो जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा कक्षा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आर नोट, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आर आ जाएगा। आर नोट बराबर क्या, यहाँ पे आर लिया गया है, आर नोट बराबर क्या लिया आपका आर लिया गया, समझ बात। मतलब जो कक्षा की संख्या यानी क्या, कक्षा की संख्या, कक्षा संख्या 1 होता तो 1 का स्क्वायर 2 होता तो कितना, 2 का स्क्वायर 3 होता तो 3 का स्क्वायर तो 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, यानी कितना रहेगा, पहले से आर दिया हुआ तो अगला त्रिज्या कितना जाएगा 4 आर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सॉल्व कर रहे थे आप, इसलिए हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप जो है ना बहुत अच्छी तरह इसको समझ पाए और आगे एग्जाम में भी काम ला पाए इसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिया और एग्जाम में कोई काम नहीं आया। चलो ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बैप्टिस्ट का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो है ना कोई बिंदु स्रोत अगर है, पॉइंट अगर सोर्स अगर है, ठीक है, तो परिमित दूरी पर तरंग अगर इनके वेव फ्रंट जो होगा वो किस आकार का होगा, मैंने बताया था बिंदु स्रोत के लिए क्या आता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल गोलाकार, ठीक है। अगर कोई बिंदु स्रोत अगर यह था है ना, तो उसके लिए जो वेव फ्रंट बनता था क्या था आपका, गोलाकार बनता था, गोलाकार बनता था, मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, देख लेना, ठीक है, ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। अगर लीनियर होता तब कैसा होता आपका, बेलनाकार होता, सिलेंडर होता, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। चलो निम्न में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, शैथिल्य आपको सबको पता है कि आज हम लोग फेरामोमेटर पढ़ाए थे, जब मैग्नेटाइजिंग पढ़ाए थे मैंने बता दिया था कि आपका जो शैथिल्य सिर्फ है ना फेरोमैग्नेट मटेरियल ही करेगा, नहीं लोहा चुंबकीय पदार्थ ही शैथिल्य को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, लोहा चुंबकीय पदार्थ ही क्या शैथिल्य को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आराम से फिजिक्स में 70 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा राशि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान नहीं बदलता। मैंने कई बार बताया बच्चों को ऑफलाइन क्लास में, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो उसके चाल बदल जाएगा, ठीक है, उनकी वेग बदल जाएंगे, उनकी तरंगदैर्घ्य बदल जाएंगे, उसके माध्यम बदल जाएंगे, लेकिन उनकी आवृत्ति, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बोल रहा है कि चुंबक के उत्तर, ठीक है, और
भौगोलिक एवमोत्तर के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? दीपपात कोण कहते हैं। दीपपात कोण का यही परिभाषा, ठीक है, दीपपात कोण का यही परिभाषा है। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफी मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? दीपपात कोण कहते हैं, है ना, दीपपात कोण, याद रख लीजिएगा, है ना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चलिए आगे, आप आगे भी देख सकते हैं हम लोग इसका। ये जो क्वेश्चन है, क्या रहा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होता है वो समानुपाती होता है किसका? जेड स्क्वायर का समानुपाती होता है, ठीक है, जेड स्क्वायर का समानुपाती होता है। और यान का क्या था? 1/, बिल्कुल नहीं पता, दोनों मिला के ऐसा होता था, ठीक है, जेड इसका समानुपाती और यान का वर्ग का वित्त अनुपाती, ठीक है, और हम लोग दोनों को मिला देते थे तो यहाँ पे ऐसा होता था ऊपर में, ठीक है, तो जेड का स्क्वायर नीचे एन का स्क्वायर। तो हालांकि सिर्फ जेड के बारे में चर्चा किया तो क्या आ जाएगा, है ना, जेड स्क्वायर का समानुपाती। आपको ये सब टर्म इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको मान के चलिए बिहार बोर्ड करता क्या है, ये सेम क्वेश्चन नहीं देगा। अब आपको दे दिया मॉडल सेट में जेड स्क्वायर के बारे में चर्चा कर दिया और अगला एग्जाम पूछ देगा एन स्क्वायर के बारे में, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आ जाए और एग्जाम में जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। चलिए आगे हम बात करें, अगर किसी नाभिक का, है ना, किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होता है 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 61 नंबर का बी, 61 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो यार, मॉडर्न फिजिक्स में बिल्कुल आसान है, एकदम डायरेक्टली उसका जो थ्योरी है उसी से क्वेश्चन दे देता, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी से सवाल है, जो बाइनरी पढ़े वो देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये समझते हैं कि बाइनरी नंबर, ये डेसिमल नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर क्या होता है। तो हम लोग जो नंबर गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, ये आपका द्विधारी नंबर नहीं है, ठीक है, ये दशमिक पदाती है ना, ये दशमिक सिस्टम है। तो दशमिक सिस्टम में क्या उसका आधार 10 होता है और बाइनरी सिस्टम में क्या उसका आधार 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग बाइनरी से डेसिमल बदलने का तरीका कैसे समझते हैं, देखो यहाँ पे आज नहीं समझ लिया, समझ में आ जाएगा। इस 8 जो है ना, ठीक है, ये दशमिक संख्या है और इसको हम लोग बाइनरी में बदलना होगा। तो 8 को पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग भाग लगाएंगे, इधर क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेषफल। एक तरीका होता है इसका, है ना, निकालने का, इधर शेषफल होगा, ठीक। अब पहले देखो हम लोग 2 से भाग लगाते हैं, 2 से जब भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, फिर कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 0, ठीक। और फिर 2 से भाग लगाएंगे, है ना, तो 2 एकम 2 और शेषफल कितना बचा, 0। इसी चीज को इधर से लिखते हुए चल जाएंगे, है ना, इसी लिखते चल जाएंगे तो वही तुम्हारा 8 का क्या बन जाएगा, डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो आप इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 जो है एक दशमिक नंबर है तो आधार 10 दे दिया यहाँ पे, और डेसिमल नंबर में इधर से लिखते जाना है 1, उसका फिर क्या 0, उसका फिर क्या, फिर एक 0, फिर उसके बाद क्या, फिर एक 0, और इसका आधार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 3 0 आ गया, 2 0 आ गया, तो 2 0 तो नहीं होगा, ये 3 0 वाला हो जाएगा, ये डी नंबर राइट आंसर होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हालांकि आपका ये बहुत मॉडर्न फिजिक्स का एक बाइनरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोर गेट और गेट लॉजिक गेट इसी का आधार पर काम करता है। तो आपको यूट्यूब में तो पता ही नहीं है, ठीक है, मौका मिले तो ये बता देंगे, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉजिकल है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन भी है उसी के आधार पर है, ये भी बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम एक 2 ऑब्जेक्टिव आता ही है, ठीक है। यहाँ पे ये बाइनरी है, एक कर दे, इसको जो ना जोड़ेंगे तो कितना देगा, 0 1 देगा, 0 1 0 1, ये वाला राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं देगा, ये आपका द्विधारी नंबर है, बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर का जोड़ घटा गुना बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, जिसने पढ़ा वो इसको समझ पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और गेट, ये जो और गेट नॉर गेट लॉजिक गेट का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो और गेट का जो व्यंजक होता है ये एक नंबर सही हो जाएगा, इसका ये नंबर क्या राइट आंसर होगा, इसका उसका ये नंबर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ना, y = a + b, y = a + b, ठीक। चलिए सब एक फॉर्मूला। अच्छा, तेजी से चलने वाले बीटा कण किसकी तरह होता है, ठीक है, प्रोटॉन की तरह, प्रोटॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह, न्यूट्रॉन की तरह। मैंने अल्फा बीटा गामा जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि बीटा जो होता है, अल्फा जो होता है कि हीलियम की तरह होता है, और बीटा जो होता है इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। तो किसकी तरह होगा, ये बीटा के बारे में चर्चा किया था, बीटा किरण जो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की तरह होगा, किसकी तरह होगा, इलेक्ट्रॉन की तरह। इनके 65 का क्या नंबर हो जाएगा, सी नंबर, 65 का सी नंबर, ठीक है। इनमें से निम्न में से कौन सा घटना है प्रकाशीय तंतु में, है ना, प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो पुनः आंतरिक परिवर्तन, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाए थे, ऑप्टिकल फाइबर में जब प्रकाश चलती है तो पुनः आंतरिक परिवर्तन होकर चलती है, प्रकीर्णन तो नहीं, अपवर्तन भी नहीं, ठीक है।
विवर्तन भी नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ऑप्टिकल फाइबर में। प्रकाश है ना, वहां पे ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश जो है इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर क्या करती है, वो चलती है। चाहे वो कोई डाटा को भेजना होता है या तो कोई सिस्टम को भेजना होता है या कोई सिग्नल को भेजना होता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग पढ़ाते तो इसमें इसको जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम इस तरह चलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या तो उतना दूर ना जाकर हम लोग समझ सकते हैं जो मेला वाला बिकता है वो ऑप्टिकल बाल की तरह, उसमें क्या रहता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें लाइट जलता है, तो उसको क्या होता है इस तरह से बल्ब उस धागे से, जो कांच का या तो प्लास्टिक का होता है, उस धागे से लाइट ऊपर नीचे होता रहता है, वो भी क्या एक प्रकार का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम लोग अपनी क्लास में बच्चों को। ये आपका किस में था, फिजिक्स में था, ये आपका ऑप्टिक्स में था, ऑप्टिक्स में था। ये 67 नंबर का कितना आसान क्वेश्चन पूछा, अर्धचालक की तापमान का गुणांक क्या होता है। तो अर्धचालक का तापमान का गुणांक क्या होता है, ये अर्धचालक का गुणांक नेगेटिव होता है। कैसे होता है, देखो धातु का अगर बात करें, ठीक है, चालक की बात करें तो चालक में जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो प्रत्युत बढ़ेगा, तो तापमान गुणांक क्या है, पॉजिटिव होगा। अगर आधातु की बात करें तो ये नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा आपको बताते पहले। आधातु का एक अलग उल्टा अलग कहानी है। आधातु में होता क्या है कि जैसे हम लोग ताप देंगे उसमें तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध क्या जाएगा, घट जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए उसके बोलते हैं उसका जो है ना ताप गुणांक का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर जैसे गर्म करेंगे ना तो ऑलरेडी वो वहां से धारा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप एन टाइप, ठीक है, पीएन संधि में कैसे काम करता हो। ठीक, इस तरह से बात करते हैं हम लोग आगे वाला में। पी टाइप अर्धचालक का विद्युत रूप क्या होता है, तो पी टाइप अर्धचालक का विद्युत रूप क्या होता है, पी टाइप से एन टाइप होता है, तो पी टाइप में धनात्मक होता है। पी टाइप क्या होता है आपका, धनात्मक होता है ना। पूर्ण तरंग के दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितना आ जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा, इनका 100 हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद हो कितना समीकरण से लिया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक अर्धचालक को T1 के केल्विन से T2 केल्विन पर ठंडा किया जाता है, गर्म नहीं किया जाता, ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। अगर गर्म करेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ठंडा करेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्या होता है, खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्या होता है आपका, खत्म होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो मेरे द्वारा पढ़ा हुआ कितना क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन ने पूछा है। सिर्फ हम आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन दिखाएंगे, कितना भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है अब इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, ये देखिए धारा घनत्व भी डेंसिटी भी पढ़ा चुके हैं, है ना। धारा घनत्व के बीच का संबंध कूलम्ब स्लो ये भी पढ़ा हुआ, कूलम्ब स्लो का ये विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण ये भी पढ़ा हुआ है ना। आपको पढ़ा चुके थे रेनबो में। ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी रेनबो में क्या अंतर है ये पढ़ा दिया है। देखो परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमी बताया, बोर मॉडल ये मॉडल, ठीक है, सारा मॉडल आपको पढ़ा हुआ है। बोर मॉडल के बाद 2 कमी बताना था, कितना आसान क्वेश्चन था ये। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा का अंतर बताना है, प्रतिबाधा क्या है उसके बारे में बताना है, परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन भंवर धारा ईडी करंट के बारे में मैंने बता चुके हैं। देखो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया, पिछले क्लास में लेजर किरणें के 2 प्रमुख विशेषताओं के लिखे, लेजर लाइट। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले वीडियो है उसमें मैंने आपको लेजर लाइट पढ़ाया। देखो यहाँ पे क्या पूछ दिया, आपका लेजर लाइट पूछ दिया। मेरा पढ़ा हुआ टारगेट बिल्कुल टारगेट पे जाता है। ठीक है, हम जो पढ़ा देते हैं वो आता ही आता है। ठीक है, देखना है लेजर लाइट आता है, इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट हम हर साल दे पाते हैं। हालांकि देखिए डी बोरली तरंग मैंने कितनी बार पूछा कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आया। ठीक है, आपको दिखा सकते हैं, है ना। रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक का मान इतना दिया, इस तरह से इससे पिछले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं, है ना। विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, ये वाला पीछे वाला मैंने पढ़ा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो हम जो पढ़ा रहे हैं, तो किस तरह से डायरेक्टली टारगेट करके बोर्ड लगता है कि हमसे पूछ के क्वेश्चन बनाए, आपके सामने दिखा रहा हूं, प्रूफ है। ठीक है, इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लीजिए और एग्जाम में आपको जो है ना किसी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप एग्जाम से निकलने के बाद आपका मन गदगद हो जाएगा, क्योंकि जो चीज पढ़ के जाएंगे और लिख के आएंगे ना तो उससे बड़ा खुशी आप कहीं नहीं मिलता। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे एग्जाम फेस करके, बहुत सारे एग्जाम को हम लोग दे के और फेस करके यहाँ तक आए हैं, तो ये चीज हम लोगों को पता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बाबू पढ़ लो, लिख लो और देख लो, उसके बाद एग्जाम में अगर मेरा पढ़ा हुआ से एक भी बाहर चल जाएगा ना तो फिर आकर हमको बोलना है। ठीक है, आज हम यहाँ पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं नया सेट लेके, और तब तक फिर तैयार रहना नया सेट को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा अगर अभी चैनल में जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है उस पर जरूर जोड़िए
और जरूर से जरूर इसका फायदा उठाइए ताकि एग्जाम आपका अच्छा जाए और मुझे भी अच्छा लगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।